हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर और मैं गौरव सर। आप सभी के लिए गारंटेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। पता वो टॉपिक्स जिनसे आप 80 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चालू किया जाए। यस बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं। आपके सामने चैप्टर होगा। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो यहाँ पर हम लोग सिर्फ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बात नहीं करेंगे चैप्टर से रिलेटेड, बल्कि हम लोग उन चैप्टर्स के बारे में भी जानेंगे जो कि रिमूव हो चुका है। ठीक, और अगर किसी चैप्टर में कोई पॉइंट या कोई टॉपिक ऐड हुआ है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है स्टोइक्योमेट्री। और वहीं अगर मैं दूसरा टॉपिक का बात करूं तो वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। और साथ ही साथ एक और टॉपिक जहां पर आप अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर करते जाइएगा, लिखते जाइए, नोट करते जाइए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर रिमूव्ड हो चुका है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें से थॉमसन एंड रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशन रिमूव्ड हो चुका है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो है बोर एटॉमिक मॉडल, जहां से बहुत सवाल बनते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक। दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो आपको यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन क्वांटम नंबर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से भी रिलेटेड अगर आपको टॉपिक दिखता उसको भी आप छोड़िएगा मत। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे एक क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर पर बेस्ड आ जाएगा। स्ट्रक्चर कहने का मतलब शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वहीं अगर मैं दूसरा पॉइंट बोलूं इसमें एमओटी और बहुत बार कुछ ऑर्डर्स हैं। अब वो ऑर्डर्स किनके हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, इन सब से रिलेटेड ऑर्डर पे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहां पर फर्स्ट लॉ जिसको मैं फ्लोट लिख रहा हूं उसमें आपको डेल्टा एच, डेल्टा यू, डब्ल्यू एंड क्यू का कैलकुलेशन आना चाहिए। दूसरा है इंट्रोपी और तीसरा गिव्स फ्री एनर्जी। बहुत बार थर्मोकेमिस्ट्री से भी सवाल आ जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री आपके फ्लोट में ही इंक्लूड मैं कर दे रहा हूं। इसका हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, आप इसमें कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वहीं अगर मैं आपसे सॉल्यूशन का बात करूं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एक बनता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंटो फैक्टर। इससे रिलेटेड आपको सवाल देखने को ज्यादातर मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे इक्विलिब्रियम चैप्टर का, इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक अगर मैं दोनों कंसीडर कर लेता हूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत कमांड करके जाइएगा, ठीक। और अगर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का बात कर लूं तो जेईई मेंस में आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं पूछे जाते, लेकिन पीएच आप जरूर एक बार वीक एसिड, वीक बेस, बफर, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके जाइएगा। ज्यादातर सवाल आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कैलकुलेशंस भी पूछ लेता है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं में अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन का अगर बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शन में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब बताऊं, रिडॉक्स से बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई मॉलिक्यूल दे दिया, उसमें कोई एटम है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन भी आप रिडॉक्स में इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन एंड फैराडेज लॉ इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है कि सॉल्युबिलिटी या केएसपी से रिलेटेड आपको सवाल दे दे, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। केमिकल काइनेटिक्स के लिए अगर मैं बात करूं भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके हर एक कॉन्सिक्वेंसेस को आप अच्छा से करके जाइएगा।
हर एक कॉन्सिक्वेंसेस, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। T99.90, 99, T50, T75, ये सारे कैलकुलेशन आप जरूर करके जाइएगा। सरफेस केमिस्ट्री आपका जेईई मेन से रिमूव हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से देखिए ट्रेंड्स, और ये 4 ही इसमें ट्रेंड्स है, तो आप इसमें कुछ छोड़ करके नहीं जा सकते। एक है एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इसमें एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर पे बहुत बार सवाल पूछ लेता है, डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं इनमें से, है ना, बहुत बार डायरेक्ट ऐसे सवाल देखने को आपको मिलते हैं। तो आपको ट्रेंड से रिलेटेड सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप देखेंगे मेटलर्जी चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, हाइड्रोजन चैप्टर को भी रिमूव कर दिया गया है, एस ब्लॉक को भी रिमूव कर दिया। बहुत ज़्यादा रटने वाले चैप्टर्स आपके ऐसी सिलेबस से रिलेटेड है जेईई मेन के। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ पी ब्लॉक का, उसमें से कुछ भी एलिमिनेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बॉन्ड एंगल से रिलेटेड सवाल, हाँ कुछ प्रोसेस है जैसे हैबर्स प्रोसेस हो गया, ठीक है। और अब मैं इससे एक और बात बोलूंगा, इसमें जितने भी इस चैप्टर में यूजेस मिले ना, सब आपको करके जाना है। एक बार एनसीईआरटी का थ्रू आउट रीडिंग करना है इस चैप्टर के लिए। एनसीईआरटी कंप्लीट रीडिंग आप करिएगा, यहाँ कुछ भी मत छोड़ करके जाएगा। बहुत बार क्या होता है ना, एक छोटे छोटे से रिलेटेड लाइन से सवाल वहां पर पूछ लिए जाते हैं। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, नाइट्रोजन का एक चार्ट बना हुआ है ऑक्साइड्स का, उसके रिएक्शन, उसके यूजेस, उसके स्ट्रक्चर, उसके हाइब्रिडाइजेशन जरूर करके जाइएगा। बाकी बॉन्ड एंगल वगैरह तो आपका ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में कवर हो चुका होगा। वहीं अगर मैं बात करूं डी एंड एफ ब्लॉक का, ये भी मैं वही बात बोलूंगा, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूं। बहुत 2-3 सवाल आ रहे हैं, पिछले साल 2-3 साल डी एंड एफ ब्लॉक से रगड़ के पूछा है भैया। तो एनसीईआरटी को जरूर आप फॉलो करिए। इस 2 चैप्टर के लिए मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पर वही आता है, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज आपको वीबीटी में मिल जाएगी। और दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट एक है आइसोमेरिज्म। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपके सिलेबस से हट चुका है। इसके बाद बारी आती है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो गौरव सर आइए, और इसमें भी कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आप बताते चलिए। आइए हम भी थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं बच्चों को, जिससे हेल्प मिल जाएगी। तो जैसे ये प्यूरिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन का चैप्टर है, इसमें से आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जैसे TLC, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी जान लेनी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के बाद है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक, ये सारे एटसेट्रा जितने भी टेक्निक्स होते हैं जो सेपरेशन प्यूरिफिकेशन में काम आते हैं, ये आपको पूछ लिया जाता है कि एक चार्ट बना के कि ये इनका मिक्सचर है, इनको कैसे सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या सिर्फ डिस्टिलेशन से, स्टीम डिस्टिलेशन से, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ, ताकि मिक्सचर आएगा तो हम लोग कैसे किससे सेपरेट कर लेंगे ये चीज़ें। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो मेनली क्या होता है, जो बेसिक है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। जो इंटरमीडिएट्स है, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बावजूद जो आइसोमेरिज्म आता है, जीओसी तो करके ही जाना है अच्छे से। वो आइसोमेरिज्म में, आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 पार्ट का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल तो ठीक है, स्ट्रक्चरल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रफ नॉलेज होना चाहिए आपको। लेकिन स्ट्रक्चरल में एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आप करके जाएंगे अच्छे से, उसकी कई जगह जरूरत पड़ती है। उसके साथ आपको टॉटोमेरिज्म के साथ साथ स्टीरियो का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है, और थोड़ा बहुत ऑप्टिकल के बारे में भी जान के जाइए। एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल के बारे में जान के जाइए। और उसके बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में मेनली क्या है कि हैलोजिनेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हैलोजिनेशन में बेसिकली क्या है, जहाँ पे अगर आपको पहचानने में दिक्कत होती हो तो जहाँ पे HNu और किसी रिएजेंट के साथ, जैसे हैलोजन के साथ दिया जाता, तीर के ऊपर ये लिखा जाता है। और इसमें भी मोनो हैलोजिनेशन आप पढ़ के जाइए, क्योंकि मोनो हैलोजिनेशन से ही क्वेश्चन आते हैं, पॉली हैलोजिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स या अल्काइंस के ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जैसे
इलेक्ट्रोफाइल बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल। अब इनका एडिशन पाई बॉन्ड्स पे किस तरीके से होता है, किस मैनर में होता है, कहीं पे सेन एडिशन, कहीं पे एंटी एडिशन, कहीं पे क्लासिकल कार्बोकैटायन, कहीं पे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, तो ये मैकेनिज्म आप अच्छे से जाइए, पढ़ के जाइए। इसके अलावा आप यूजेस जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका फिजिकल स्टेट और इनके जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अगर इनका ऑर्डर आता है तो हम कैसे इनको लिखेंगे ये पढ़ लीजिएगा। और इन आगे वाले सारे चैप्टर्स के लिए एक बात कॉमन रहेगी कि एनसीईआरटी की रीडिंग आप जरूर करके जाएं, चाहे आप कहीं से पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग करके जाएं लाइन बाय लाइन। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में फिर वही बात कि एसएन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, एसएन में SN1 SN2, मेनली SN1 SN2, और अगर मन करे तो SNNGP भी पढ़ लीजिएगा जो कि SN2 का ही एक हाइब्रिड पार्ट है। उसके बाद एलिमिनेशन में E1 E2 E1CB ये मेनली पढ़ लीजिएगा। EI और EC अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, चलेगा, पर E1 E2 E1CB जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इनके भी यूजेस आप बहुत अच्छे से जरूर पढ़ लें कि कौन सा हैलो अल्केन, हैलो अरीन किस लिए काम आता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ कुछ नेम रिएक्शन जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जो किए जाते हैं रिएक्शन, उनके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, मेनली अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में बात हो रहा है। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल के पार्ट में मैं ये बोलूँगा कि आप टेस्टिंग जरूर पढ़ के जाएं। डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानना है तो कौन कौन सा टेस्ट होता है, किस कलर का फाइनली पीपीटी बनता है। ईथर में अगर बात करें तो ईथर का प्रिपरेशन कि जैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस है जिसमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनता है, और कौन से रिएजेंट जैसे मॉइस्ट Ag2O, ड्राई Ag2O, इनमें डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर बनता है। तो इस तरीके से ईथर का प्रिपरेशन आप पढ़ के जाएं, ठीक है, प्रिपरेशन पढ़ के जाएं। उसके बाद ईथर पे मेन पार्ट है HX के साथ रिएक्शन। अगर किसी ईथर को HX से ट्रीट करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होता है, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, हैलाइड बनता है, ये चीज़ें आप करके जाएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी आप मेनली टेस्ट जरूर पढ़ के जाएं कि डिग्री ऑफ अमीन्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, कौन सा टेस्ट से क्या डिग्री पता चलता है, किस तरह का ऑब्जर्वेशन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, नेम रिएक्शन भी होते हैं इन डिग्री ऑफ अमीन्स के बेसिस पे। उसके अलावा आप ये चीज़ें जीओसी में भी पढ़े होंगे। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बेसिसिटी बेसिकली 2 फेज में होता है, एक्वस फेज और गैसियस फेज। तो आप इन दोनों में क्लियर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नहीं कुछ पूछा गया है तो गैसियस फेज पूछा जा रहा है, अदरवाइज एक्वस फेज के बारे में बताया जाएगा। तो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन अभी आता है। जैसे यहाँ पर एक चीज छूट गया, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बोनिल कंपाउंड भी होते हैं, और कार्बोनिल चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोनिल में सारे ही नेम रिएक्शन मेन जो होते हैं वो सारे ही इसी में इंक्लूडेड है। तो आप नेम रिएक्शन का एक लिस्ट बनाइए, कम से कम 30-35 नेम रिएक्शन होंगे पूरे सिलेबस में, आप उनका लिस्ट बनाइए। रफली आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सबस्ट्रेट, क्या रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ ये है कि आपको नेम रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको सबस्ट्रेट पता होना चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए। पॉलीमर हट चुका है, बायोमोलिक्यूल्स में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 2 बार से देखने को मिल रहा है। हार्मोन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, पर इसके अलावा मैं बोलूँगा कि आप ग्लूकोज को अच्छे से पढ़ के जाइए। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में थॉरो नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का भी आइडिया आपको होना चाहिए। बेसिकली बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप एनसीईआरटी को मास्टर करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये भी रिमूव हो चुका है। और फिर बचता है एक लास्ट प्रैक्टिकल रिलेटेड कंपाउंड्स, है ना। तो प्रैक्टिकल रिलेटेड कंपाउंड्स में अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैटाइनिक एनालिसिस। इसमें जेई में बहुत बार सवाल पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको सवाल वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एनाइनिक में आप कर सकते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे सिमिलर टाइप के ही टेस्ट देते हैं आपको, ठीक है। तो याद करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने का, तो आप पूरा कंप्लीट एनाइंस करके जाइए। लेकिन अगर मेजरली मैं पोर्शन पे बात करूँ जिस पे जेईई में सवाल पूछता है, तो आपके यही एनाइंस है। तो इसी के साथ हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छा से पढ़ करके जाइए, और अगर आपको इन टॉपिक्स को चाहिए प्रिंट आउट फॉर्म में, मतलब PDF फॉर्म में,
जिसका तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ये चैनल आपके को सामने टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप विजिट करें एक बार। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।